दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ एंशिएंट सिटीज, लॉस्ट सिविलाइजेशंस और एंशिएंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कहीं सुना होगा। फिर चाहे वो द फोर्ट ऑफ लॉन्डिनियम हो, नालंदा गेडिज हो या फिर नियोलिथिक आयरलैंड, ये बेहतरीन प्राचीन जगहें आपके होश उड़ा देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, एम्फीथिएटर ऑफ आईजीएम। दोस्तों सबसे पहले हम नॉर्थ अफ्रीका में मौजूद रोमन हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं, जो कि देखने में किसी मॉडर्न स्टेडियम के जैसे दिखाई देता है, जिसको साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट एम्फीथिएटर कहते हैं। हालांकि अगर हम इसके बनाने के पर्पस की बात करें तो इसे एक साथ बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए बनवाया गया था, जिसका इस्तेमाल ग्लेडिएटर बैटल्स, लेक्चर्स, प्लेज और कई तरह के एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए किया जाता था। खैर हैरानी की बात यह है कि उस समय इस एम्फीथिएटर में करीबन 35,000 लोग एक समय में बैठ सकते थे, जबकि यह एक छोटे से ट्यूनिशियन विलेज में मौजूद था। हालांकि अब तो यह एम्फीथिएटर पूरी तरह रूइंस में बदल चुका है। नंबर 9, उमेर रसाज। उमेर रसाज सेंट्रल जॉर्डन में मौजूद एक एंशिएंट रूइन है और इस साइट को 5th सेंचुरी एडी में बनाया गया था, लेकिन ये सिटी आज भी अपने अंदर कई राज छिपाए हुए है। इस एंशिएंट सिटी को जॉर्डेनियन डेजर्ट में बनाया गया था, जहां पर बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। इसके साथ ही ये डेजर्ट इतना गर्म रहता है कि यहाँ ज्यादा जानवर भी नहीं रहते, लेकिन कई हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सिटी से आज से कई हजारों साल पहले किंग्स हाईवेज गुजरता था, जो कि मिडिल एजेस में एक एंशिएंट ट्रेडिंग रूट था और ये अफ्रीका से मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। आपको बता दें कि 1980s में हुए एक्सकेवेशन के दौरान यहाँ मौजूद कई रूइंस को ऐसे ही छोड़ दिया गया था, जो आज भी कहीं गर्म रेत में दबे हुए हैं। नंबर 8, द फोर्ट ऑफ लॉन्डिनियम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि हम जिस एंशिएंट रोमन फोर्ट्रेस की बात कर रहे हैं, वो आज की मॉडर्न सिटी लंदन में मौजूद है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रूइन इतना पुराना है कि ये जब इसे बनाया गया था तब लंदन को लॉन्डिनियम कहा जाता था। इसे 47 एडी में थेम्स रिवर के किनारे बनाया गया था और उस समय रोमन्स इसका इस्तेमाल कमर्शियल पोर्ट के रूप में करते थे। इसके बाद इस सिटी पर रिबेल क्वीन बॉडिका ने कब्जा कर लिया और लोकल आइसेनी कल्चर को बढ़ावा दिया। पर जब 60 एडी में आइसेनी कल्चर डिस्ट्रॉय हुआ तो क्वीन बॉडिका हार गई, जिसके बाद लॉन्डिनियम एक बार फिर ग्रो होने लगा और आज के समय में लॉन्डिनियम का बस यही एक एंशिएंट पीस बचा हुआ है। नंबर 7, सेक्रेड सेंटर ऑफ पॉलिनेशिया। दोस्तों मैराई टापू टापुयाटा कभी पॉलिनेशिया का सेक्रेड सेंटर हुआ करता था और ये एंशिएंट रूइन आज के समय रायटिया आइलैंड्स के साउथ ईस्टर्न कोस्टलाइन पर मौजूद है। साथ ही कई एक्सपर्ट्स का मानना है ये एंशिएंट रूइन जिस जगह मिले हैं वो जगह बिल्कुल जुरासिक पार्क मूवी में दिखाए गए जंगल के जैसे ही दिखती है। इस एंशिएंट आइलैंड का फॉरेस्ट पूरी तरह से हिल्स और माउंटेन से घिरा हुआ है, जहां इसके बीच में एक सेरेमोनियल सेंटर मौजूद है जिसे पॉलिनेशियन ट्रायंगल कहा जाता है। ये ट्रायंगल हवाई से शुरू होता है और न्यूजीलैंड से होते हुए सारे ईस्टर आइलैंड तक जाता है। और तो और इस आइलैंड पर होने वाली सबसे अजीब चीजों के बारे में एक्सपर्ट्स भी ज्यादा कुछ नहीं जानते। कुछ हिस्टोरियंस इसे सारे पॉलिनेशियंस का एंसेस्ट्रल होम भी बताते हैं, हालांकि वो इस बात को साबित तो अब तक नहीं कर सके हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, नालंदा गेडिज। दोस्तों नालंदा गेडिज श्रीलंका में मौजूद कुछ सबसे स्पेक्टेकुलर आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है और हैरानी की बात तो यह है कि यह साइट एक बहुत ही रिमोट लोकेशन पर मौजूद है, जिसकी वजह से वहां कोई भी टूरिस्ट नहीं जाते। असल में यह एक श्राइन है जो बहुत घने जंगल में मौजूद है, लेकिन इस एंशिएंट श्राइन के बारे में कोई भी एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है और आज तक कोई नहीं जानता है कि आखिर इस श्राइन को किसके द्वारा बनाया गया था और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। साथ ही इसके अबैंडन होने की वजह भी आर्कियोलॉजिस्ट को मालूम नहीं है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इसे 7 से 11 सेंचुरी के बीच में बनाया गया था, वो भी तब जब भारत के राजा ने श्रीलंका पर कब्जा करना चाहा था, क्योंकि इस जगह हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के कई यूनिक ब्लेंड भी देखने को मिलते हैं। नंबर 5, द एथेनियन अगोरा। दोस्तों अब बारी है द अथोरा ऑफ एथेंस की ओर रुख करने की, क्योंकि ये एक एंशिएंट गैदरिंग प्लेस हुआ करती थी जहां पर एथेंस के लोग मिल सकते थे
और ये करीबन 13 सेंचुरी से 4th सेंचुरी बीसी के बीच में हुआ करता था। आपको बता दें कि इसे मेडिटेरेनियन वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है, जिसका इस्तेमाल उस समय लोकल मीटिंग के लिए किया जाता था। वहां लोग अपने रूलिंग किंग के मिलिट्री ऑर्डर्स को सुन सकते थे और आपस में डिस्कस भी कर सकते थे। इसके बाद समय के साथ साथ एंशिएंट अगोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट एथेनियंस और ऑर्डिनरी पीपल के लिए प्राइमरी मीटिंग ग्राउंड बन गया। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सबसे पहले डेमोक्रेटिक लोग एक दूसरे से मिला करते थे, जिन्होंने डेमोक्रेटिक नेशन को चलाने के लिए डिस्कशन भी किया था। हालांकि ताज्जुब की बात यह है कि अगोड़ा में एक लेजेंडरी टेंपल हेफेस्टस भी मौजूद है, जो कि अगोड़ा की सबसे पवित्र जगह में से एक माना जाता था। नंबर 4, नियोलिथिक आयरलैंड। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डिस्कवरी की ओर, जो है आयरिश नेशनल हेरिटेज पार्क। और ये जगह आपको समय में पीछे ले जाकर आयरिश हिस्ट्री से रूबरू कराती है। साथ ही ये जगह हमें मेसोलिथिक एरा के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। आपको बता दें कि इस पार्क में 16 रिक्रिएटेड साइट्स हैं, जिसमें 2 स्ट्रक्चर पूरी तरह रीबिल्ट स्ट्रक्चर्स हैं, जिन्हें 9000 बीसी में बनाया गया था। पर उनमें से कई स्ट्रक्चर्स ऐसे मौजूद हैं जो थैच और स्टिक्स से बने हुए हैं, और ये आयरलैंड में करीबन 11000 सालों से चले आ रहे हैं, जिन्हें हाउविक हाउस कहते हैं। इस पार्क के दूसरी साइड पर हमें नियोलिथिक लॉन्ग हाउस भी देखने को मिलते हैं, जो कि करीबन 6000 साल पुराने हैं। और इन लॉन्ग हाउस में रहने वाले लोगों ने ही सबसे पहले आयरलैंड में गेहूं या कहें कि अनाज को उगाना शुरू किया था। इतना ही नहीं, आयरिश लैंडस्केप में ऐसे ही 1000 से भी ज्यादा मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जो वाकई में एक बहुत सुंदर जगह है। नंबर 3, ट्यूजीगूट। इसके बाद अब बारी है ट्यूजीगूट साइट की, जिसे सिनागुआ कल्चर के लोगों ने बनाया था। इसे सबसे पहले 1933 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के आर्कियोलॉजिस्ट एडवर्ड स्पाइसर और लुइस केवुड ने एक्सकेवेट किया था, जो आज के समय एरिजोना की मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है। और इसे उसी समय पब्लिक डिस्प्ले के लिए तैयार किया जा चुका था। साथ ही यहाँ एक म्यूजियम और विजिटर सेंटर भी बनवाया गया था। इसके बाद 1939 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने इसे यूएस नेशनल मॉन्यूमेंट में शामिल कर लिया। अगर हम ट्यूजीगूट की रियल हिस्ट्री की बात करें तो ये शुरू होती है 1125 एडी से, जब सिनागुआ कल्चर के लोगों ने इसे वर्ड रिवर फ्लड प्लेन से 120 फीट ऊपर बनाया था, जिसमें कई स्टोन रूम्स भी मौजूद थे। माना जाता है कि इन रूम्स का इस्तेमाल पब्लिक फंक्शंस के लिए किया जाता होगा, लेकिन आमतौर पर इन सभी रूम्स में से किसी में भी डोर्स नहीं थे, जो काफी चौंकाने वाली बात है। नंबर 2, एंशिएंट आर्गोस। पेलोपोनेस ग्रीस में एक एंशिएंट सिटी आर्गोस से कुछ एंशिएंट रिमेन्स को डिस्कवर किया है, जिनके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रूइंस माइसीनियन सेटलमेंट से बिलोंग करते हैं, जो कि वहां पर ब्रॉन्ज एज से बने हुए हैं। माइसीनियन सिविलाइजेशन को फर्स्ट एडवांस्ड ग्रीक सिविलाइजेशन भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने कई मैजिकल वर्क ऑफ आर्ट को बनाया था। इसके साथ साथ इन्होंने अपना खुद का एक राइटिंग सिस्टम भी बनाया था। इसके बाद माइसीनियंस लोग अचानक से 12th सेंचुरी बीसी में ब्रॉन्ज एज के वायलेंट कोलैप्सिस की वजह से मारे गए, जिनके बारे में साइंटिस्ट आज भी नहीं जान सके हैं कि इन लोगों के मरने के पीछे का क्या कारण था। जिसके बाद से बस कुछ थियरीज ही सामने आई हैं, और तब से ही ये एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर एंशिएंट माइसीनियन पीपल कैसे विलुप्त हुए। नंबर 1, पोर्टा निग्रा। दोस्तों, पोर्टा निग्रा रोमन एम्पायर के समय बनाया गया एक परफेक्टली प्रिजर्व्ड गेट भी माना जाता है, और साथ ही इसे कई लोग द ब्लैक गेट के नाम से भी जानते हैं, जो आज के समय में जर्मन सिटी ऑफ ट्रायर में मौजूद है। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसको सैंडस्टोन के मैसिव ब्लॉक से बनाया गया था। जब इसकी कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि आज से तकरीबन 1900 साल पहले बनाया गया था, और तब इसका कलर लाइट पेल सैंड के जैसा था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि मिडिल एजेस में कुछ ऐसा हुआ जिसने लाइमस्टोन के कलर को डार्क कर दिया, और तभी से इस गेट का नाम द ब्लैक गेट पड़ गया। इसके बाद हम इस गेट की बात करें तो ये रोमन सिटी ऑफ ऑगस्टा ट्रेवरियम के सामने खड़ा हुआ है। साथ ही ये जर्मनी में पाए जाने वाले कुछ रोमन रूइंस में से एक है। वैसे कुछ भी कहो हो ना हो, ये आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हमारी अब तक की सबसे अद्भुत आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में से एक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं खत्म। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।